हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जैक बोर्ड क्लास 12 का फिजिक्स का मॉडल पेपर सेट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इनमें दिए हुए आंसर 100% सही हैं और आप इसी प्रकार से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट होता है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए ताकि आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प हो सके। तो आइए अब हम मॉडल पेपर को डिस्कस करते हैं। ग्रुप ए MCQ 20 MCQ है, 20 MCQ है, कैरिंग ईच 1 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, द यूनिट फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी इज। तो अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर लें तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह के होते हैं। एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 1 डायमेंशनल में, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 2 डायमेंशनल में, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 डायमेंशनल में। तो यहाँ पूछा गया है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये आएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, मीन्स 2 डायमेंशनल में। तो इसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से, और चार्ज हो गया Q और सरफेस एरिया हो गया A। तो इसका यूनिट इसमें पूछा गया है, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम C, और सरफेस एरिया एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो 1 का 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड in an electric field of intensity E, the force experienced by the charge will be। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोई भी एक पॉइंट के लिए होता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट मीन्स E इक्वल टू F/Q, F डिवाइडेड बाय Q। E इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, F है इलेक्ट्रिक फोर्स, Q है चार्ज। तो इस Q को हम लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो F इक्वल टू हो गया QE। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, चार्ज मल्टीप्लाइड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, QE। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज रॉन्ग। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो इसमें से 1, 2 और 4 सही रिलेशन है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर के लिए। ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट रिलेशन, मीन्स ये रॉन्ग है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1/2, 1 डिवाइडेड बाई 2 CV। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी ओम्स लॉ इज ओबेड बाय ऑल। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़े होंगे कि ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू IR। इसमें V है पोटेंशियल डिफरेंस, I है करंट और R है एक कांस्टेंट जिसका नाम है रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ हमें ये बतलाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मींस पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। इन दोनों के ग्राफ में आप देखे होंगे कि ये एक लीनियर ग्राफ होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है कि ओम्स लॉ इन चारों में से किस में वैलिड है। तो इसका आंसर मेटल्स होगा, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड और गैस के केस में भी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ जो होता है वो लीनियर ऑब्टेन नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। 4 का 2 मेटल्स इज द करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, द करंट ऑफ 3.2 एम्पेयर इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड विल बी। इसमें आपको दिया हुआ है करंट I का वैल्यू दिया हुआ है, I इक्वल टू 3.2 एम्पेयर, और आपको T का वैल्यू दिया हुआ है पर सेकेंड, मीन्स T इक्वल टू 1 सेकेंड है। तो यहाँ I का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3.2 एम्पेयर और T का वैल्यू दिया हुआ है आपको 1 सेकेंड। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो n इक्वल टू 1 I डिवाइडेड बाई E हो जाएगा, क्योंकि यहाँ T तो 1 सेकेंड है तो T हट जाएगा। तो इसमें I का वैल्यू कितना है 3.2 एम्पेयर, तो I के जगह पे आप 3.2 लिखिए, और E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इन दोनों को आप पुट कीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻19। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम अननोन रेजिस्टेंस के वैल्यू को फाइंड करते हैं, और रेजिस्टेंस इसमें लो रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं और हाई रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं। तो इसीलिए इसका ऑप्शन 3 बोथ हाई एंड लो रेजिस्टेंस इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6।
तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग ए करंट आई इज। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में B इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई, इसमें I है करंट, B है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, N है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसमें म्यू नॉट आप समझ गए, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, N आप समझ गए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और I है करंट। तो B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये होगा ऑप्शन 3 नंबर इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं, इन साइक्लोट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एक्सीलरेटेड पार्टिकल। इसमें आपको साइक्लोट्रॉन के केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एक्सीलरेटेड पार्टिकल का वैल्यू फाइंड करना है। तो साइक्लोट्रॉन आप जानते हैं एक पार्टिकल एक्सीलरेटर है, एक तरह का वो पार्टिकल एक्सीलरेटर है, मींस पार्टिकल को एक्सीलरेट करने का काम करता है। इसमें साइक्लोट्रॉन के केस में मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो जाता है। तो आप मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाता है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू वी बी, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो इसको आप v के फॉर्मेट में लिखिए। तो एक v यहाँ से कट जाएगा, तो v इक्वल टू हमारे पास बचेगा क्यू बी आर डिवाइडेड बाय एम। इसमें b मैग्नेटिक फील्ड है, v वेलोसिटी है, q चार्ज है, m मास है, r रेडियस है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर होता है। इसमें v के जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, हाफ m, और v की जगह पे ये वैल्यू पुट कीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए, तो आपको ऑप्शन नंबर 4 ये वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर द एक्सीलरेटेड पार्टिकल इन केस ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो 8 का 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। हेनरी इज द यूनिट ऑफ, हेनरी को हम H से डिनोट करते हैं, और ये सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का यूनिट होता है, इसलिए ऑप्शन 3 बोथ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर जाते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन फॉर जनरेशन इन इंडिया इज, तो इसका आंसर 50 हर्ट्ज होगा, ऑप्शन 3। भारत में फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन फॉर जनरेशन 50 हर्ट्ज होता है। इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में 50 बार अपना डायरेक्शन बदलती है, मीन्स 50 बार अपनी दिशा बदलती है। तो इसका ऑप्शन 3 50 हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर जाते हैं। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज, तो एंगल ऑफ डेविएशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू -1 मल्टीप्लाइड विथ ए इसमें है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। 11 का 2 होगा, म्यू -1 ए मल्टीप्लाइड विथ ए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं, इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इमेज फॉर्म्ड बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस इज, तो इसका ऑप्शन 3 रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इज द करेक्ट आंसर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक होता है आई पीस, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। जो ऑब्जेक्ट के सामने रखा जाता है उससे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, जो हम लोग की आंख के सामने होता है उससे हम आई पीस कहते हैं। तो ये हमें रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करता है। लार्ज मैग्निफिकेशन के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन 3 रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना एस्टेब्लिशेस द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, इनमें से कौन सा फिनोमिना लाइट के पार्टिकल नेचर को दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन 4 फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द करेक्ट आंसर। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को दर्शाता है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है कि उसमें लाइट, वो हमें ये बतलाता है कि लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म्स ऑफ बंडल ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम कहते हैं फोटॉन्स। तो ये क्लियरली एक्सप्लेन करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो ऑप्शन 4 फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। ये वेव ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ 2 लाइट वेव्स इज 16:9। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इन देयर इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी। तो इसका सॉल्यूशन हम करके रखे हैं, उसे आपको हम दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 इसमें आपको दिया हुआ है I1
डिवाइडेड बाय I2 इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 9, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इससे हम लिख सकते हैं I1 इक्वल टू 16 I0 एंड I2 इक्वल टू 9 I0, क्योंकि 16:9 का रेशियो में क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो I max इक्वल टू होता है रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर, और I मिनिमम होता है रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर। तो I max डिवाइडेड बाय I मिनिमम, ये हमको फाइंड करना है। I max का रेशियो I मिनिमम से ये क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए दिया गया है। तो इसको आप I max की जगह पे पुट कीजिए और इसको आप I मिनिमम की जगह पे पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो इसका आंसर आपको 49:1 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, 49:1। क्वेश्चन नंबर 15 को हम डिस्कस करते हैं। वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज गिवन बाय, तो वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पार्टिकल्स लीनियर मोमेंटम से। तो यहाँ आप देख सकते हैं लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल्स लीनियर मोमेंटम, या P लीनियर मोमेंटम है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, L है वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। तो 15 का 1 इज द करेक्ट आंसर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर जाते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस इज डिसाइडेड बाय इट्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द करेक्ट आंसर। न्यूक्लियन होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दोनों को एक कैटेगरी में अगर हम रखें तो उसको हम न्यूक्लियन एक टर्म से डिस्क्राइब करें तो उससे हम न्यूक्लियन के टर्म से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं E इक्वल टू mc²। इसमें E एनर्जी है, M मास है, C स्पीड ऑफ लाइट है, और स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आइंस्टाइंस का मास एनर्जी रिलेशन है, क्योंकि M यहाँ मास है और E यहाँ एनर्जी है। तो ये एनर्जी आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन है। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हैं, द डीके कांस्टेंट ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन लैम्डा, तो इसका हाफ लाइफ टाइम कितना होगा? तो हाफ लाइफ टाइम होता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए क्वांटिटी टू रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। कोई भी क्वांटिटी का जो इनिशियल वैल्यू है उसको अपना आधा होने में जितना समय लगे उसको कहते हैं हाफ लाइफ टाइम या फिर हाफ लाइफ पीरियड। इसको हम टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वैल्यू होता है लॉग बेस E2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते हैं, इन इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू, तो सेमीकंडक्टर के केस में जो कंडक्शन होता है उसमें दोनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं, होल्स भी और इलेक्ट्रॉन्स भी। होल्स बेसिकली एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। इन दोनों के कारण सेमीकंडक्टर में कंडक्शन होता है। तो ऑप्शन 3 होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं, द नंबर ऑफ आउटपुट्स इन ए लॉजिक गेट इज, तो लॉजिक गेट बेसिकली एक सर्किट होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो कि लॉजिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में मदद करता है और साथ ही ये हमें इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करने में भी मदद करता है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरा हमें लॉजिक गेट के बारे में ही पढ़ना पड़ता है। तो ये बेसिकली जनरल केस में गिव्स ओनली वन आउटपुट, देयरफॉर ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20।